हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोगों ने शुरू किया हुआ है अकाउंटिंग रेशियो। आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियो के पार्ट नंबर 1 में मैंने सारे के सारे फॉर्मूला मेकिंग सिखाया कि आपको एग्जैक्टली फॉर्मूला कैसे बनाना होता है। बेसिक्स की बात करें, अकाउंटिंग रेशियो क्या है, कितने टाइप के रेशियोज होते हैं और कौन सा रेशियो किस चीज़ के लिए होता है, किस चीज़ को जानने के लिए होता है। तो आज फाइनली क्लास हम लोग पार्ट 2 पे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से क्लासेस को शुरू करेंगे और अपना पहला रेशियो जो कि लिक्विडिटी रेशियो है यहां से शुरू करेंगे। मैं बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली की क्लास में जितने भी फॉर्मूले होते हैं, आज मैं क्लास आपको जो फॉर्मूले बताऊंगा उसे प्लीज़ या तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना या नोटबुक में लिख लेना और अगली क्लास में आने से पहले रिवाइज जरूर करके आना। बड़ा चैप्टर है, 100+ क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे कुछ कुछ फॉर्मूले लर्न करें, रेदर देन एक दिन बैठ के सारे लर्न करेंगे तो कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम आएगी और गलतियां भी होंगी और स्ट्रेस अलग से आएगा उसमें। ठीक है, तो बेहतर है आज का जो है कंटेंट उसे पढ़ के और याद करके आना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो में 4 डिफरेंट टाइप के रेशियोज होते हैं। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सीबीएसई ने क्लास 2 से 3 रेशियो नए ऐड किए हैं आपके सिलेबस के अंदर, तो उन रेशियोज को भी मैं आपको कराऊंगा, रेलेवेंट रेशियो जहां पे वो आएगा। बट लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 ही रेशियो हैं अभी भी। पहला है क्लास आपका करंट रेशियो, दूसरा है क्विक रेशियो। समझते हैं पहले लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। ध्यान रखना, ये लिक्विडिटी लिखा है क्लास और ये लिक्विड लिखा है। लिक्विडिटी रेशियो के 2 पार्ट हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड इज डिफरेंट देन लिक्विडिटी, राइट। So liquidity ratios measures the ability of a company to pay off its short term liability. कंपनी की क्या एबिलिटी है, क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी की पेमेंट टाइम पे कर पा रही है कि नहीं, इस चीज को जानने के लिए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जानने के लिए क्लास कंपनी लिक्विडिटी रेशियो को डिटरमाइन करती है। इट डिटरमाइन हाउ क्विकली अ कंपनी कैन कन्वर्ट इट एसेट्स एंड यूज देम फॉर मीटिंग ड्यूज दैट अराइज। अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करके पेमेंट करना लाइबिलिटी की। द हायर द रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो जितना ज़्यादा होगा, द ईजियर इज एबिलिटी टू क्लियर द डेट्स। कंपनी इतनी आसानी से क्लास अपने कर्जदारों को पेमेंट कर सकती है और अवॉइड करेगी डिफॉल्टिंग पेमेंट को। यानी कि अगर आपकी करंट रेशियो, अगर आपका लिक्विडिटी रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब क्लास इट इज़ गुड, आपके पास अच्छी कैपेसिटी है कि आप अपने करंट लायबिलिटी की पेमेंट टाइम पे कर सको। इसके 2 पार्ट होते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सबसे पहले इनके फॉर्मूले देखते हैं अच्छे से, देन हम लोग इनके जितने भी क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स बन सकते हैं क्लास, चाहे वो इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन हो, चाहे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, हर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रेशियो है करंट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के 2 पार्ट हैं, यानी इसके अंदर 2 रेशियोज आता है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स कि कौन कौन सी एसेट्स करंट एसेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है। मैंने आपको ये भी बताया था कि करंट एसेट के अंदर आपने लूज टूल, स्पेयर पार्ट आपको नहीं लेना है, ठीक है। स्टोर स्पेयर, लूज टूल्स आपको करंट एसेट में नहीं लेना है, ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गया करंट रेशियो, करंट एसेट वन करंट लायबिलिटी। और करंट रेशियो का आइडियल रेशियो जो होता है वो 2:1 है। प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है क्लास, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल रेशियो क्या होता है करंट रेशियो का, विच इज 2:1। तो करंट रेशियो जो है उसका अच्छा रेशियो, आइडियल रेशियो माना जाता है 2:1। यानी कि आपकी जो करंट एसेट है वो 2 गुना होना चाहिए आइडियली करंट लाइबिलिटी से। मतलब करंट लाइबिलिटी अगर 5 लाख का है तो करंट एसेट 10 लाख का होना चाहिए। करंट एसेट अगर 20,000 का है तो करंट लाइबिलिटी 10,000 का होना चाहिए। 40,000 है तो 20,000 का होना चाहिए, डबल। ये आइडियल है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और रेशियो आगे तो खराब है। हाँ, आइडियली ये माना जाता है। अगर ये हाई करंट रेशियो है तो वो भी ठीक नहीं है, लो करंट रेशियो है तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये करंट रेशियो। दूसरा है क्विक रेशियो। इसको क्विक रेशियो कह लो, लिक्विड रेशियो कह लो, या इसे एसिड टेस्ट रेशियो कह लो, बात बराबर है। और इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट, इसी को लिक्विड एसेट भी आप कह सकते हो, अपॉन करंट लायबिलिटी, अपॉन करंट लायबिलिटी। और इसका जो आइडियल है वो माना जाता है 1:1। यानी कि आपकी जो क्विक एसेट है वो करंट लायबिलिटी के बराबर हो तो ही ठीक है, 1:1।
तो सर आपने हमें दो फॉर्मूले लिखवाए जो हमने अभी याद कर लिया, आपकी टेंशन खत्म है। फिर करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दोनों में नीचे करंट लायबिलिटी है, करंट रेशियो में ऊपर करंट एसेट है, क्विक रेशियो में ऊपर क्विक एसेट है। क्विक एसेट को लिक्विड एसेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसका आइडल 2:1, इसका आइडल 1:1, ठीक है सर, दिमाग में इतना सेट हो गया। अब सर ये बता दो क्विक एसेट्स होते क्या हैं। क्लास क्विक एसेट भी करंट एसेट जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ के तो क्विक एसेट अगर आपको जानना हो तो आप करंट एसेट में से दो चीज़ें घटा दो, मतलब करंट एसेट ही क्विक एसेट है, बस दो चीज़ों को हटा दो। क्या? पहला इन्वेंट्री, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस, चाहे वो प्रीपेड इंश्योरेंस हो, एडवांस टैक्स हो, प्रीपेड सैलरीज हो, एनी प्रीपेड एक्सपेंस, उसको क्लास आपने करंट असेट से हटा देना है। तो अगर मैं करंट असेट से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दूंगा तो जो बचेगा वो क्विक असेट है। सर करंट असेट तो समझ आ गया, 12 महीने में कैश में कन्वर्ट करते हैं, आपने बताया था। क्विक असेट क्या चीज़ है? तो यार क्विक असेट भी वही है, लेकिन क्विक असेट हाईली लिक्विड है और ज़्यादा लिक्विड, जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सर इन दोनों को क्यों हटाया? क्लास ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो क्लास इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होती। अगर आपने कोई खर्चा पहले ही कर दिया है क्लास, तो फिर उसे वापस नहीं मिलेगा आपको। आपने एडवांस में कोई खर्चा कर दिया ना क्लास, वो वापस नहीं मिलने वाला है आपको, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस हटा देते हैं। इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री को इसलिए नहीं लेते क्लास क्योंकि जो इन्वेंट्री है ना, जो बेसिकली इन्वेंट्री है वो आपका बचा हुआ स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो भैया ये इन्वेंट्री कौन सी इन्वेंट्री है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, ध्यान रखना, कई बार नहीं लिखा रहता, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो यार क्लोजिंग स्टॉक नहीं बिका तो आप कैसे बेचोगे भाई? जो माल नहीं बिका है ना वो तो कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं पाया फिर। तो इन दोनों को इसलिए हटा देते हैं करंट एसेट में से, जो बचता है उसी को बोलते हैं क्विक एसेट। और एक बात और मैं आपको पहले ही बता चुका, मैं लिख भी देता हूँ, इस करंट एसेट में क्लास आपको इग्नोर करना है लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर। तो स्पेयर पार्ट, लूज टूल, स्टोर्स को नहीं लेना, क्योंकि यार एक्चुअली में ना ये सेल के लिए होता ही नहीं है, ये हमारे इस्तेमाल के लिए होता है। इसको बेचने का हमारा कोई इरादा नहीं होता, किसी बिजनेस का भी, ठीक है। तो ये दो रेशियो है जो तुम्हें ध्यान रखना है। अब चलते हैं एक करके प्रैक्टिकली इनके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बनाते हैं। थोड़ी बहुत क्लास नॉलेज आपको चाहिए होगी कैलकुलेशंस की, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आओ शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, एक फॉर्मूला क्लास आपको और लिख लेना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ आपको। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल इज द एक्सिस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। तो आप कह सकते हो कि सुनील सर ने आज 4 फॉर्मूले बता दिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक असेट का फॉर्मूला करंट असेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस घटा देंगे, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA माइनस CL। तो अगर आप इतना अच्छे से लर्न कर लोगे तो ये आप कह सकते हो कि हाँ हमने थोड़ा पोर्शन याद कर लिया, फिर आगे चल के थोड़ा थोड़ा पोर्शन याद करेंगे, फिर सबको इकट्ठा याद करेंगे तो हमें सारा याद हो जाएगा, हमें टेंशन नहीं होगा। 4 करके करोगे तो ठीक है, आप एक ही साथ सोचोगे मैं 40 फॉर्मूले याद कर दूं तो पॉसिबल नहीं है। करंट रेशियो 3:1 है, लो गिवन है इसमें। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी क्या है क्लास? 3:1 है, यानी करंट एसेट 3 है, करंट लायबिलिटी 1 है। वर्किंग कैपिटल है 1,50,000, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,50,000। और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, आपको करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी निकालना है। ध्यान से सुनना, हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते कैसे हैं। कभी भी किसी चीज का कोई फॉर्मूला होता है और तुमको वही गिवन है, किसी भी चीज का कोई फॉर्मूला होता है और तुमको वही गिवन है, तो तुम्हें क्लास वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। जैसे करंट रेशियो तुमको दे रखा है और करंट रेशियो का खुद का फॉर्मूला होता है, तो मैंने CA अपॉन CL कर दिया। वर्किंग कैपिटल का भी खुद का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो करंट असेट है वो 3 गुना है करंट लायबिलिटी के। ऑब्वियसली यहाँ से दिख रहा है क्लास करंट असेट 3 है, करंट लायबिलिटी 1 है, तो करंट असेट जो है वो 3 करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिया। इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता, खत्म, यहीं पर रुक जाएगा ये। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,50,000। एक बार मेरे साथ देख के करना, एक बार घर पे भी करना इसको, ताकि तुम्हें समझ आए, ठीक है। अब इस सिचुएशन में CA माइनस CL कितना क्लास आ गया आपका? 1.5 लाख। अब जो CA है वो 3CL है, तो यहाँ रख दो 3CL। CA की जगह आपने क्या लिख दिया? 3CL, बिकॉज CA किसके बराबर है? 3CL के, तो CA की जगह 3CL माइनस CL इज इक्वल टू 1.5 लाख। इसी को नीचे कंटिन्यू करो, 3CL माइनस CL कितना आएगा? 2CL इक्वल टू 1.5 लाख। अब 2 इधर भेज दो डिवाइड में, तो CL इज इक्वल टू, भाई इधर मल्टीप्लाई में है ना, 2CL इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो CL आ गया 75,000। करंट लायबिलिटी आ गया
और खुद ही क्वेश्चन कह रहा है जो करंट एसेट है वो 3 करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी मुझे पता था 75, तो 225 आ गया आपका करंट एसेट। तो इस तरीके से क्लास आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में जिस चीज़ का खुद का एक फॉर्मूला है और वो दे रखा है, वहीं से खोलना स्टार्ट करना क्वेश्चन को, और जहाँ तक ले जा सकते हो वहाँ ले जाके रोक देना। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला था CA/CL, मैंने वो लगाया, CA क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 CL आ गया, CA का वैल्यू खत्म, इसके बाद नहीं कर सकता था, यहीं रोक दिया। फिर मैंने इसे खोलते खोलते ले गया, एंड में आंसर आ गया CL 75,000। फिर ऊपर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, CA 3CL के बराबर है, 3 × 75 225। बेसिक क्वेश्चन क्लास, 3 नंबर के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे आगे चलेंगे, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्वेश्चन टफ आता चला जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है क्लास, कैलकुलेट करंट रेशियो C/CL। जब भी आप एग्जामिनेशन में आंसर लिखते हो तो मस्ट राइट फॉर्मूला, कि कल को अगर तुम्हारा कंप्यूटेशन आगे गलत हो जाता है तो तुम्हारे फॉर्मूले के नंबर तुम्हें एटलीस्ट मिलेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें करंट रेशियो निकालना है, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या है क्लास करंट रेशियो का। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट। पेपर में हमेशा पूरा लिखना है, शॉर्टकट मत लिखना, कौन सा टीचर किस खुंदस में हो उसी चीज़ से नंबर काट ले, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो आपको टोटल एसेट दे रखा है 750, फिक्स एसेट भी दे रखा है, शोल्डर फंड दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है, और यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मैंने जो बैलेंस शीट सिखाई थी ना आपको, उससे करोगे ना क्लास, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। मैं दिखाता हूँ, देखो मैंने आपको ऐसा एक बैलेंस शीट बनाना सिखाया था। टोटल एसेट 750 है, तो इसकी टोटलिंग एसेट साइड की 750 है, रफ में बनाना है, ये टीचर को नहीं बताना आपने, ये रफ में बनाना है। बता रहा हूँ कैसे क्लास, आपको कोई फॉर्मूले का स्ट्रेस नहीं रहेगा, बस मैंने बैलेंस शीट बनाना सिखाया, उसी से आंसर आ जाएगा। ये बन गई क्लास, ये हो गया। फिक्स एसेट 4 लाख है, तो यहाँ देखो क्लास नॉन करेंट एसेट वो आ गया 4 लाख। फिर है नॉन करेंट लायबिलिटी, यहाँ पे आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी कितना है क्लास 2 लाख। फिर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख, इन्वेस्टमेंट कितने का आ गया 2.5 लाख, ठीक है। और शेयर होल्डर फंड है 5 लाख का, शेयर होल्डर्स फंड है 5 लाख का, खत्म। यही सारी चीज़ें क्लास गिवन है। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, ये टोटल असेट है 750 का, ये 2 चीज़ें हो गई, तो बचा क्या इधर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट असेट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, फिर यहाँ क्या आता है करंट असेट, तो इसे एक्स मान लो। तो आप एक फॉर्मूला क्या बना लोगे, नॉन करंट असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट इज इक्वल टू 750। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया है 4 लाख, इन्वेस्टमेंट तुमको दिया है 2,50,000 प्लस करंट असेट इक्वल टू 7,50,000। तो इसे जोड़ो 4 5 6 6,50,000, तो करंट असेट इक्वल टू 750 माइनस 650, तो आ गया ना करंट असेट 1 लाख। टीचर को लगेगा बच्चे ने ये फॉर्मूला लिखा है, बट दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, ये तो बहुत सिंपल है। कंप्यूटेशन के असेट साइड की टोटलिंग 7.5 है, 2 असेट दिया है, तीसरा निकल जाएगा। 4 4 5 6 6.5 लाख, तो 1 लाख का आ गया करंट असेट, तो ऊपर आप रख दो 1 लाख। अब आते हैं करंट लायबिलिटी पे। इस साइड 3 चीज़ें आती हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इनको जोड़ के टोटल डेट कहा जाता है। और 2 ही चीज़ें लायबिलिटी साइड मैंने बताई थी, शेयर होल्डर फंड, टोटल डेट। टोटल डेट में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी हमको नहीं पता है, तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला क्लास बना लोगे, क्या, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 7.5 लाख। भाई टोटल एसेट 7.5 लाख है, 7,50,000, तो टोटल लायबिलिटी भी कितना होगा 7,50,000। तो अब इस सिचुएशन में शेयर होल्डर फंड कितना है क्लास 5 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटी है 2 लाख प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 7,50,000, ठीक है। तो एक्स कितना क्लास आ गया 50,000। तो करंट लायबिलिटी अगर सॉल्व करोगे तो 50,000, सो रेशियो इज 2:1, हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इसमें चाहिए प्रैक्टिस। छोटे छोटे सम्स हैं, बट हाँ यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप इनकी प्रैक्टिस करते चले जाओगे, स्टेप समझ आता चला जाएगा कब कौन सा स्टेप लगाना है, ठीक है। नाउ कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल गिवन है। मैंने आपसे कहा था जिस चीज का खुद का एक फॉर्मूला है और वही चीज क्वेश्चन में गिवन है तो उसे खोलना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस CL इज इक्वल टू 10 लाख। अब आगे पढ़ते हैं। टोटल डेट है 4,50,000, टोटल डेट जो है वो है 4,50,000। टोटल डेट का भी फॉर्मूला होता है क्या, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट को ही क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी, इज इक्वल टू टोटल डेट 450।
अब नॉन करंट डेट तुमको दे रखा है 40 लाख, ये 45 लाख है, 4 लाख 50 लिख दे गलती से, 45 लाख है, ठीक है, 45 लाख है। तो ये दे रखा है 40 लाख प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 45 लाख। तो करंट लायबिलिटी आ गया 5 लाख का। बहुत सिंपल है क्लास, मैं तो लिख लिख के बता रहा हूँ, ओरली भी समझ आ जाएगा। टोटल डेट 45 लाख का है, नॉन करंट डेट 40 लाख का है, तो करंट लायबिलिटी आ गया क्लास कितना, 5 लाख। अब इसमें आपको निकालना है क्विक रेशियो, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू यहाँ पुट करो, सी ए माइनस सी एल अब हमें मिल गया यहाँ पे 5 लाख इज इक्वल टू ये है 10 लैक्स। 5 उधर भेज दो तो करंट असेट आपके पास आ जाएगा 15 लाख। अब तुम्हें क्योंकि निकालना क्या है क्लास, क्विक रेशियो, तो क्विक असेट का फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला लिख लेना पहले, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री भी दे रखा है, करंट असेट आपका 15 लाख है, इन्वेंट्री 4,75,000 और प्रीपेड एक्सपेंस है 25,000। तो कुल मिला के क्लास 10 लाख रुपए आ गया क्विक असेट। 15 लाख में से 475 प्लस 25 घटा दो तो कितना क्लास, 5 लाख घट गया, 10 लाख बचा। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा दो आप, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट है 10 लाख का, करंट लायबिलिटी निकाला आपने 5 लाख, तो ये क्लास कितना आएगा, 2:1। सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला आ गया क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी विच इज 2:1। आई क्लास बात समझ? तो ये हो गया क्लास आपका क्विक रेशियो वाला फॉर्मूला। मतलब करंट रेशियो क्विक रेशियो के क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकता है। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है, धीरे धीरे देखो क्लास, नई नई चीज़ें मिलेंगी आपको। करंट लायबिलिटी दे रखा है क्लास आपको, करंट असेट दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है, प्रीपेड रेंट दे रखा है, क्विक रेशियो निकालना है। तो बताओ क्लास क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट। फॉर्मूला मैं इसलिए बोलता हूँ ना बार बार लिखने के लिए, सो दैट आपको फॉर्मूला ना याद हो जाए लिखते लिखते, यहीं पे क्लास में लर्न हो जाए। तो क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी हमें गिवन है यहाँ पे 1,50,000। अब क्विक एसेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। तो करंट एसेट कितना है 2,80,000, इन्वेंट्री 40,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। देखो आउटस्टैंडिंग नहीं लेना आपको, प्रीपेड लेना है 10,000। आउटस्टैंडिंग गलती से ही मत ले लेना, आउटस्टैंडिंग तो करंट लायबिलिटी होता है, वो करंट लायबिलिटी टोटली गिवन है आपको 150, तो ये उसके अंदर ही इंक्लूड होगा, अलग से मत लेना, ठीक है। तो ये आ गया 280 माइनस 50, 40 230, ये आ गया 230 अपॉन 150, 230 डिवाइड बाई 150, 1.533 रेशियो 1। ये 1.53 रेशियो भी लिख सकते हो, 1.53 खाली भी छोड़ सकते हो, वो चलेगा, ठीक है। ये आ गया क्लास आपका आंसर। रही बात, आपको एक चीज़ लिख देना है कि क्विक एसेट आपने कैसे निकाला। तो क्विक एसेट आपने ऐसे निकाला, करंट एसेट में से इन्वेंट्री घटाया और प्रीपेड एक्सपेंस घटाया, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास आप क्वेश्चन की कंप्यूटेशन करोगे। ये सब क्वेश्चन क्लास में टेलीग्राम पे डाल दूंगा और एसपीसीसी ऐप पे भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसपीसीसी ऐप और टेलीग्राम दोनों रखना अपने पास। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नाउ मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। करंट लायबिलिटी है 3 लाख, करंट रेशियो 3:1 है, क्विक रेशियो 1:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा था जिसका खुद का फॉर्मूला है और वही गिवन है, तो वहीं से पहले खोलना स्टार्ट करना। कैसे, करंट लायबिलिटी दे रखा है क्लास 3 लाख, ठीक है, करंट रेशियो 3:1 है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वो है 3:1, और करंट लायबिलिटी गिवन है 3 लाख। तो करंट लायबिलिटी की जगह रख दो 3 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो करंट एसेट आ गया आपका 9 लाख का, ठीक है। क्विक रेशियो 1:1, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वो आ गया 1:1, और करंट लायबिलिटी आपको गिवन है ऑलरेडी 3 लाख। तो क्विक एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी के बराबर है, यानी 3 लाख के बराबर है। तो मुझे ये मिल गया क्विक एसेट और मुझे मिल गया करंट एसेट, ठीक है। ओके सर, अब हमें इन्वेंट्री निकालनी है। तो इन्वेंट्री किसके फॉर्मूले में आता है, क्विक के फॉर्मूले में। सो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, और प्रीपेड एक्सपेंस का कहीं क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, कहीं भी प्रीपेड एक्सपेंस ना गिवन है ना पूछा है, तो मान लेंगे वो जीरो, क्योंकि और कोई तरीका भी नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस ना ही क्वेश्चन में गिवन है ना ही क्लास मांगा है, तो वो जीरो ही है। फिर क्विक एसेट हमने निकाल दिया है 3 लाख का, करंट एसेट हम लोगों को पता चल चुका था यहाँ पे 9 लाख का,
माइनस इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री उधर भेज दो तो 6 लाख रुपए क्लास आपका इन्वेंट्री आ गया। 3 उधर भेजोगे, 9 माइनस 3 6, इन्वेंट्री प्लस में आ जाएगा इधर पे। तो इन्वेंट्री जो है आपके पास 6 लाख का आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। लेकिन अगर मैथ्स, कोई बच्चा का सर मेरे पास मैथ्स नहीं थी, ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं है, 10th तक मैथ्स पढ़ी थी, भैया ये सिंपल मैथ्स है, छठी के बच्चे भी जानते हैं, ये बहुत सिंपल मैथ्स है। इसमें कोई ये नहीं चाहिए आपको साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत नहीं है, ना ही कोई क्लास आप ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो, ना ही कोई वेक्टर अलजेब्रा कर रहे हो, ना कोई मैट्रिक्स, ना कोई डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो ना, बहुत सिंपल है, बस एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। और आप सबको पता है लीनियर इक्वेशन आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था, तो ये लीनियर इक्वेशन है, कोई क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, कोई क्यूबिक इक्वेशन भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। ओके, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है, खत्म बात। जैसे यहाँ पे क्विक एसेट का फॉर्मूला सी ए माइनस इन्वेंट्री, तो सी ए यहाँ पे हमारे पास है 9 लाख, तो सी ए की जगह 9 लाख लिखना है, इतना ही काम है बस, और वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। 6, अ कंपनी हैड करंट असेट 3 लाख और करंट लायबिलिटी 1,40,000। देखते हैं क्लास, एक कंपनी के पास करंट असेट है और करंट लायबिलिटी है। इन्होंने परचेज किया 20,000 का सामान उधार। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। अब ये क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन की आपको याद दिलाएगा। डबल एंट्री आपकी बुक का नाम है क्लास, है ना, 11th में भी आपने पढ़ा था। तो डबल एंट्री मतलब हर चीज का 2 इफेक्ट। अच्छा सारे बच्चे मुझे बताओ, करंट एसेट आपके पास है 3 लाख का, करंट लायबिलिटी है 1,40,000 का, इन्होंने 20,000 का सामान उधार खरीदा। अगर आप 20,000 रुपए का सामान उधार खरीदोगे तो क्या चेंज आएगा बिजनेस में? पहले 20,000 का सामान खरीदोगे तो स्टॉक आपका ऐड हो जाएगा 20,000, लेकिन आपने 20,000 का सामान उधार खरीदा है, तो जिस इंसान से आपने उधार खरीदा है वो इंसान कहलाता है क्रेडिटर, तो आपकी कर्जदार भी तो बढ़ गया ना 20,000 से। मेरी बात समझ रहे हो? 20,000 का माल उधार खरीदा तो माल तो आ गया, करंट असेट प्लस हो गया, लेकिन साथ में आपके क्रेडिटर भी तो बन गए ना, आपने उधार खरीदा तो करंट लायबिलिटी प्लस हो गया। तो ऊपर भी प्लस 20,000 और नीचे भी प्लस 20,000। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब क्या होगा करंट रेशियो, तो ये होगा 3,20,000 और नीचे कितना आएगा 140 प्लस 20 160। तो रेशियो क्या हो गया क्लास 2:1, जबकि पहले जो रेशियो था वो था, पहले जो रेशियो था वो था 2 पॉइंट, एक सेकेंड, 3 लाख डिवाइड बाई 1,40,000, 2.14:1 पहले था 2.14:1। और अब जब आपने ऊपर भी सेम अमाउंट नीचे भी सेम अमाउंट प्लस कर दिया तो रेशियो आ गया क्लास 2:1। तो इससे क्या समझे आप कि रेशियो डिक्रीज हो गया, अगर सेम अमाउंट ऊपर नीचे प्लस करते हैं तो रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। खैर वो तो हमारे समझने के लिए, एग्जामिनर को तो सीधे चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ खरीद लिया उधार तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता था कि आपने उधार सामान बेचा है, सामान बेचा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और आपने उधार सामान बेचा तो फिर डेटर भी आपका प्लस हो जाएगा, सेम अमाउंट प्लस सेम अमाउंट माइनस। क्या होगा, उधार सामान बेचूंगे तो स्टॉक चला जाएगा, करंट असेट कम हो गया, पर डेटर बन जाएंगे, करंट असेट बढ़ गया। स्टॉक डेटर दोनों ही करंट असेट है, सो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा और नीचे सेम है तो फिर रेशियो में नो चेंज आएगा। इसी बेसिस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस स्टेटमेंट से मुझे बताओ अकाउंटिंग रेशियो में क्या चेंज आएगा, रेशियो बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तो मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, पेपर में आते हैं और अभी करा रहा हूं, ध्यान से देखते चले जाओ थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 7, रेशियो ऑफ करंट असेट 6 लाख है, करंट लायबिलिटी 4 लाख। ठीक है, करंट असेट है 6 लाख, करंट लायबिलिटी है 4 लाख। आगे लिखा है क्लास, अभी रेशियो 1.5:1 है। ठीक है, 6 को अगर डिवाइड दोगे 4 से तो 1.5:1 आएगा। द फर्म इज इंटरेस्टेड टू मेंटेनिंग द करंट रेशियो 2:1, लेकिन फर्म चाहता है कि रेशियो 2:1 मेंटेन हो जाए, तो जो रेशियो है वो हम लोग 2:1 मेंटेन कर लें, तो जिसके लिए ये करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, थोड़ी सी करंट लायबिलिटी को पे कर देंगे, ठीक है, ताकि रेशियो 2:1 मेंटेन हो जाए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशियो लेवल 2:1 इज मेंटेन। सारे बच्चे मुझे बताओ कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे ताकि रेशियो 2:1 आ जाए। अब हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी अगर करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेगी तो होगा क्या। अगर कंपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेगी तो होगा क्या, पहली बात हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा, पेमेंट मतलब कैश जाएगा, तो यहाँ से हम कैश माइनस कर देंगे, करंट असेट हमारा कम हो जाएगा, और करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी बिकॉज हम लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे। करंट लायबिलिटी डेबिट टू कैश, कैश भी गया और करंट लायबिलिटी भी कम हो गया। तो अगर आप कभी भी करंट लायबिलिटी को पे करोगे तो दोनों जगह से माइनस होगा, और माइनस होने के बाद आपका रेशियो
2:1 मेंटेन हो जाएगा। तो कितना घटाएं हम, कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करें ताकि रेशियो 1.5 से 2:1 हो जाए। तो अब यहाँ पे क्लास आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल 4 लाख माइनस एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 6 लाख माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, तो बहुत सिंपल है, ये हो गया 8 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस एक्स। 2 इधर भेज दो, 6 इधर भेज दो, ये हो गया 2 लाख। 8 लाख में से 2 जाएगा, और सॉरी 8 में से 2 गया तो ये कितना बचेगा, अच्छा सॉरी 2x है ना, तो x को उधर भेज दो आप। 8 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 2 लाख। तो अगर आप 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी को पे कर दोगे तो आपका रेशियो 2:1 हो जाएगा। आ गया आंसर, सिंपल। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहले था 6 लाख, ये था 4 लाख। 2 लाख लायबिलिटी की पेमेंट कर दोगे तो यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी 2 माइनस हो जाएगा। लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और पैसा भी चला जाएगा, बिकॉज दोगे तो पैसा ही ना। 6 में से दोगे ऊपर बचा 4, 4 में से दोगे नीचे बचा 2, तो आ गया रेशियो 2:1। तो 1.5 से रेशियो क्लास अच्छा हो गया, रेशियो क्या हो गया आपका 2:1 हो गया। तो ये 7 क्वेश्चन क्लास आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब बात करते हैं क्लास उन क्वेश्चंस की जिनसे आपको डर लगता है। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि हमने कुछ उधार खरीद लिया, किसी करंट असेट को किसको सामान उधार खरीदा। सामान उधार खरीदोगे तो क्या होगा, सामान आएगा साथ में उधारी बन जाएगी, ऊपर नीचे दोनों जगह प्लस। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से क्लास आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करके फिर आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। ओके, एक क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन 8, करंट रेशियो इज 2:1। तो एक बिजनेस का जो करंट रेशियो है वो 2:1 है। तो अगर मैं इसको 40,000 मान लूंगा तो ये 20,000 है, या इसे मैं 20,000 मान लूंगा तो ये 10,000 हो जाएगा, उसको 80 मानूंगा तो ये 40 हो जाएगा। तभी क्लास कट के क्या क्लास बनेगा, ये 2:1 बनेगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया कुछ ऐसा रहा होगा सीन। स्टेट गिविंग रीजन, रीजन के साथ आपको बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन नीचे दिए गए हैं वुड इम्प्रूव, रेशियो को बढ़ाएगा, रिड्यूस, घटाएगा, या रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको बताना है क्लास कि जो ये ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं 8 के 8 ट्रांजेक्शन्स, इनसे रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या नो चेंज होगा। तो बहुत सिंपल है, हमने फिगर ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है, तो हम सीधे कैलकुलेट करेंगे और बता देंगे, और मैं तुम्हें रीजन भी समझाऊंगा। अगर तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है तो समझ जाओगे। और यार कॉमन सी बात है यार, तुम बिजनेस में कोई चीज कर रहे हो, तुमको पता होना चाहिए ना क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। जैसे सबसे पहला रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, मान लो आप 10,000 करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, है ना, या 15,000 करंट लायबिलिटी, जो भी आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, मान लेते हैं 10,000 की आप पेमेंट करोगे। तो पहले था कितना, 40,000 अपॉन 20,000। अब 10,000 करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो 10,000 कैश भी तो जाएगा आपकी जेब से, और 10,000 करंट लायबिलिटी भी जाएगा आपकी जेब से, मतलब करंट लायबिलिटी भी कम हो गया और कैश भी कम हो गया। यही तो होगा, आप लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो आपकी जेब से पैसा भी तो जाएगा। ये तो दिमाग में आना चाहिए कि हाँ पैसा जा रहा है सर, हाँ पैसे देंगे तो जाएगा, और कर्जा भी कम हो गया, करंट लायबिलिटी भी कम हो गया मेरे, दोनों जगह से माइनस। तो ये आएगा 30,000, ये आएगा 10,000, 3:1। पहले था 2:1, अब क्या हो गया 3:1। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि दिस ट्रांजेक्शन लीड्स टू इंक्रीज, आप लिख लो अपनी कॉपी में, दिस ट्रांजेक्शन लीड्स टू इंक्रीज और इंप्रूव इन करंट रेशियो बिकॉज व्हेन वी पेड करंट लायबिलिटी, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी बोथ डिक्रीज विद सेम अमाउंट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हियर करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी बोथ डिक्रीजेस विद द सेम अमाउंट, हेंस रेशियो इंप्रूव। खत्म। 1 नंबर का पॉइंट आता है, 3 नंबर में 3 पॉइंट आएंगे, 6 नंबर में 6 पॉइंट। आपको बस बताना इंक्रीज हो रहा है रेशियो या डिक्रीज हो रहा है, इंप्रूव या डिक्रीज। ठीक है। दूसरा, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। आप सामान खरीदोगे तो क्या होगा, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, क्या आएगा क्या जाएगा मुझे बताओ। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, सर कैश जाएगा, ठीक है, मान लो 10,000 का कैश चला गया, फिर सामान भी तो 10,000 का आ जाएगा, तो स्टॉक बढ़ जाएगा, तो स्टॉक भी करंट असेट के अंदर आता है। सो आप क्या लिखोगे, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन करंट रेशियो because purchase of goods for cash leads to increase in current asset and decrease in current asset with the same amount, increase in current asset and decrease in current asset with the same amount, hence there is no change in current ratio। current ratio में जी कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गए? तो ये सारे क्वेश्चंस इवैल्यूएशन बेस्ड है, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेरे साथ साथ लगाओ, फिर घर पे अपने आप लगाना। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। क्लास ऑफिस इक्विपमेंट ना करंट असेट नहीं होता, पहली बात। ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करंट असेट है, मशीनरीज, फर्नीचर नॉन करंट असेट, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स नॉन करंट असेट है, बेचने के लिए थोड़ी है, इसको यूज करते हैं हम ऑफिस में, ये नॉन करंट असेट है। 20,000 का बेच दिया, वैल्यू 25 थी, मेरी बात ध्यान सुनना,
25,000 का मान लो ये ऑफिस इक्विपमेंट है, 25,000 का मैंने 20,000 का बेच दिया, तो गया क्या मेरी जेब से? 25,000 का नॉन करेंट असेट। पर क्या नॉन करेंट असेट करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी के बीच आएगा? 40,000 अपॉन 20,000। बच्चों मुझे बताओ, भैया आपने ऑफिस इक्विपमेंट को बेचा है, बट ऑफिस इक्विपमेंट तो करंट असेट है ही नहीं, वो तो नॉन करंट असेट है, तो यहां पे तो कोई चेंज नहीं आएगा जी। समझ रहे हो? यहां पे तो जी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो गया वो इसमें से नहीं गया, वो कहीं और से गया है, वो नॉन करंट असेट है, उससे गया है। हाँ, लेकिन 20,000 का आपने बेचा तो कैश जरूर आ गया 20,000 का। इट लीड्स टू इंक्रीज इन करंट असेट, हेंस रेशियो विल इंक्रीज। 60/20 रेशियो 3:1 आ जाएगा। तो अगर क्लास आप ऑफिस इक्विपमेंट बेच रहे हो 25,000 का 20 में, या 25,000 का 5,000 में बेचोगे, आप जो भी घाटे में बेच रहे हो फायदे में बेच रहे हो, होगा क्या? आपके पास तो कैश आएगा, कम में बेचोगे तो भी कैश आएगा, ज्यादा में बेचोगे तो भी कैश आएगा, कैश प्लस कर दिया। और गया क्या? माइनस क्या कह रहा? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ थोड़ी है, ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ नहीं है, करंट असेट करंट लायबिलिटी में नहीं आता ऑफिस इक्विपमेंट, तो यहाँ सिर्फ एक ही चेंज आएगा, दिस वुड रिजल्ट इंक्रीज इन करंट रेशियो बिकॉज करंट असेट इंक्रीज विद 20,000। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने उधार सामान खरीदा है, तो क्या होगा सर? सामान आएगा, जो भी खरीदा सामान आएगा, लेकिन उधार खरीदा उधारी भी तो बनेगा ना, तो नीचे प्लस कर दो। तो आप क्या लिखोगे? मान लो 20,000 खरीदा है, तो ऊपर कितना आ गया? 60, नीचे 40, अभी भी क्या होगा क्लास? रेशियो डिक्रीज। अगर आप देखोगे ऊपर कितना क्लास आ गया? 60,000, नीचे आ गया 40,000, 1.5 रेशियो 1। पहले रेशियो कितना था? 2:1। अब कितना आ गया? 1.5 रेशियो 1। तो आप क्या लिखोगे? Purchase of goods on credit leads to decrease in or reduce in current ratio because it leads to increase in current asset and increase in current liability with the same amount. करंट असेट करंट लायबिलिटी बढ़ेगा सेम अमाउंट से। तुम ये दिखा दो तो भी चलेगा, तुम एक स्टेटमेंट जो मैंने बोला वो लिख दो तो भी चलेगा, दो में से कोई भी एक कर दो। अब दोनों दिखाना चाहते हो, दोनों करना चाहते हो, तो सोने पे सुहागा। अगला, सेल ऑफ गुड्स 30,000 कॉस्ट 25,000। सुनना मेरी बात, सामान था 25,000 का, बेचा कितने में? 30,000 में। तो होगा क्या? कैश कितना आएगा? 30,000। सामान कितना चला गया? 25 से। तो अल्टीमेटली करंट लायबिलिटी में जी कोई छेड़खानी नहीं हुई, सामान चला गया, करंट असेट कम हो गया, सामान गया 25 का, बेचा 30 में, कैश आ गया 30। चाहे नगद बेचो चाहे उधार बेचो, उधार बेचोगे तो भी करंट असेट में डेटर ऐड होगा, नगद बेचोगे तो कैश ऐड होगा। तो अल्टीमेटली करंट असेट वुड इंक्रीज बाई 5,000, हेंस रेशियो विल इंक्रीज। ऊपर कितना क्लास आएगा? 45, नीचे 20, तो रेशियो 2 से ज़्यादा ही आएगा, और रेशियो क्या होगा क्लास? इंक्रीज हो जाएगा 2.25। प्रूफ कर सकते हो फिगर लेके, अज्यूम करके, और नहीं तो क्लास तुम्हारे सामने सिंपल लिख सकते हो कि दिस लीड्स टू इंक्रीज इन नेट करंट असेट बाई 5,000, सो देर इज नो चेंज इन करंट लायबिलिटी एंड रेशियो वुड इंप्रूव। अपनी भाषा में लिखो, आज़ादी है आपको, टीचर को बस इससे देखना, ये है मेन। बाकी आपने कहानी लिखी है, टूटी फूटी अंग्रेजी लिखी है, लेकिन आप लिख वही चीज़ रहे हो, टीचर नंबर पूरे देगा आपको, बिकॉज आपका मेन आंसर करेक्ट है और जस्टिफाई भी आप कर रहे हो। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड। देखो यार, जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, वो करंट लायबिलिटी बन जाता है। प्रपोज डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, सब करंट लायबिलिटी है। तो जब आप डिविडेंड की पेमेंट करोगे, ना क्लास, तो पैसे जाएंगे यहाँ से, और आपके पास से क्या जाएगा क्लास? लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी आपकी, बिकॉज डिक्लेयर डिविडेंड जो है वो आपकी लायबिलिटी है, डिक्लेयर कर दिया तो लायबिलिटी बन गई, आपने उसको पे कर दिया फिर कुछ ही दिन के अंदर ही, तो यहाँ दोनों जगह से माइनस होगा, तो हेंस रेशियो वुड इंक्रीज बिकॉज इट लीड्स टू डिक्रीज इन बोथ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी विद द सेम अमाउंट। ये लाइन ध्यान रखना, यही लिखनी है आपको। दिस ट्रांजेक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी विद द सेम अमाउंट, हेंस रेशियो वुड इंप्रूव। दोनों जगह से माइनस हो रहा है तो रेशियो इंप्रूव, दोनों जगह प्लस हुआ था पहले तो रेशियो डिक्रीज हुआ था यहाँ पे। ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो क्लास, वो डिबेंचर जो अभी रिडीम होने वाले हैं क्लास एज पर शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। जो डिबेंचर क्लास आप नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर रिडीम करने जा रहे हो, फिर वो नॉन करेंट नहीं होता, फिर वो करेंट लायबिलिटी बन जाता है। अब 12 महीने के अंदर पे करोगे ना डिबेंचर्स को, तो वो करेंट लायबिलिटी है। तो अगर आप डिबेंचर्स की पेमेंट करोगे तो करेंट लायबिलिटी कम हो गया आपका, और पेमेंट किससे करोगे? कैश से, कैश करंट एसेट है वो भी कम हो गया। सेम इन दोनों का रीजन सेम, इट लीड्स टू बोथ डिक्रीज इन बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी विद द सेम अमाउंट, सो रेशियो वुड इंक्रीज। लास्ट, परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश। ध्यान से समझना क्लास, आपने लूज टूल्स को खरीदा है अगेंस्ट कैश, तो सबसे पहली बात तो ये कैश जाएगा, और लूज टूल्स को क्लास हम लोग यहाँ पे करंट असेट नहीं मानते, सो दिस लीड्स टू डिक्रीज इन करंट रेशियो बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन लीड्स टू रिड्यूस इन कैश विच लीड्स टू रिडक्शन इन करंट असेट।
करंट एसेट कम हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, हेंस दिस वुड डिक्रीज करंट एसेट करंट रेशियो, बिकॉज न्यूमरेटर कम हो गया। भाई ऊपर मान लो 40 माना था आपने, ठीक है, नीचे आपने 20 माना था, अब आपने 20,000 का पेमेंट कर दिया लूज टूल्स का, तो ऊपर आ गया 20, नीचे 20, रेशियो 1:1। पहले रेशियो था 2:1, तो क्या होगा, रेशियो डिक्रीज, और रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है आपका आंसर आ गया, रेशियो डिक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपके पेपर में करने के लिए, तो आपको देखना है आराम से कि क्या चेंजेस आ रहा है, फिगर एग्जांपल लेके कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव आ सकता है, ऐसा होगा तो क्या होगा तो क्या होगा, फिर देखना है क्लास रेशियो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और लूज टूल्स स्टोर स्पेयर पार्ट करंट असेट में लेते ही नहीं, तो इसमें तो आपको कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से क्लास कर लें, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। बस आज के लिए इतना ही क्लास, यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के अच्छे से क्लास फॉर्मूले याद करके इन क्वेश्चन की दबा के प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में बताना जरूर और एक लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।